उमैरा ने अपने पति आमिर से कहा कि वह अली के मामले में न पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें ही पछताना पड़े। उसकी बात सुनकर आमिर अजीब सा मुंह बनाकर बैठ गए। उमैरा, तुम चाहती क्या हो कि मैं अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दूं? तुम जानती हो उसके मुंह पर कितने एहसान हैं। यह जो तुम इस घर में ऐश से बैठी हो, यह भी उसी की मेहरबानी है। अगर इस वक्त वह अपने बहनोई से कहकर मेरी सिफारिश न कराता तो आज मैं सड़कों पर रुल रहा होता और मेरे पास कोई नौकरी न होती। आमिर ने अपनी पत्नी की बात पर एक लंबी तकरीर कर डाली। उमैरा ने कहा, आमिर, आप जो भी कह रहे हैं वह ठीक है, वह सच है, मैं मानती हूं। आपके दोस्त ने आपकी बहुत मदद की थी, लेकिन हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह उनका निजी मामला है और उन्हें खुद ही इसे हल करना चाहिए। उमैरा के दो टूक लहजे से आमिर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उमैरा, मुझे तुमसे इस तरह की खुदगर्जी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं तुमसे कह दूं कि मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा मियां बीवी के अलावा जो दोस्ती वाला रिश्ता है वह खत्म हो जाएगा। आमिर के यह शब्द सुनकर उमैरा की आंखों में नमी आ गई। वे मियां बीवी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे और इसी दोस्ती की बदौलत ही तो उनका रिश्ता चल रहा था। जब मियां बीवी के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है तो रिश्ते और भी अच्छे तरीके से निभाए जाते हैं। आमिर, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप जो भी कदम उठाए, सोच समझकर उठाए, कहीं कल को हम पर कोई मुश्किल ना आ जाए। उमैरा ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वह उस पर गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उमैरा बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। न जाने आमिर को क्या होता जा रहा था। उस दिन दोपहर का ही वाकया था कि उनके दोस्त अली ने गुस्से में अपनी पत्नी शुगुफ्ता को तलाक दे दी थी और अब वह आमिर से मदद चाहते थे। आमिर उनकी मदद कैसे कर सकते थे? उमैरा को यह कैसे मंजूर होता कि उसका पति किसी और औरत से निकाह कर ले, भले ही कुछ दिनों के लिए? यह उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शाम होने लगी तो उमैरा ने सोचा कि वह खाना बना लेगी। जब वह कमरे से बाहर आई तो आमिर कहीं भी मौजूद नहीं थे और उसकी छोटी बेटी के रोने की आवाजें आ रही थीं। शायद वह उठ चुकी थी। उमैरा ने खाना बनाने के बजाय कमरे में जाकर देखा तो उसकी बेटी उठ चुकी थी और भूख की वजह से रो रही थी। अभी उसकी उम्र महज 6 माह थी और आमिर और उमैरा की शादी को भी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। उमैरा ने अपनी बेटी इनाया को गोद में लिया और उसे उठाए हुए ही बाहर आ गई। वह रसोई में आई और उसके लिए फीडर तैयार करने लगी। उसने इनाया को दूध पिलाया तो वह भी शांत हो गई। उमैरा ने उसे खाट में सुलाकर बरामदे में चारपाई पर रख दिया और खुद दोबारा रसोई में आ गई। वह खाना बना रही थी, मगर उसका ध्यान अभी भी आमिर पर ही अटका हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह उससे नाराज होकर गए हैं। वह उनकी नाराजगी बिल्कुल भी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसे यह मंजूर नहीं था कि किसी और वजह से उन दोनों के बीच कोई ऐसी बात हो जिससे उनका रिश्ता खराब हो। लेकिन आमिर तो अपने दोस्त अली की मदद करने पर तुले हुए थे, तो उमैरा क्या ही कर सकती थी? लेकिन एक बात थी कि वह उमैरा की इजाजत के बगैर यह कदम नहीं उठा सकते थे, इसीलिए बार बार उससे पूछ रहे थे। अभी तक तो उमैरा ने हां नहीं की थी, लेकिन अब वह सोच रही थी कि उसे इस बारे में किसी से मशवरा जरूर करना चाहिए। उमैरा ने सोचा कि वह अपनी दोस्त आयशा से बात करेगी। आयशा हमेशा उसकी मदद करती थी और वैसे भी वह आलिमा थी, तो उसने सोचा कि उसी से ही पूछ लेगी। लेकिन अभी उमैरा के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। वह आमिर के घर वापस आने से पहले खाना तैयार करना चाहती थी और फिर उसकी बेटी इनाया भी थोड़ी देर बाद उठ जानी थी। वह जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी। उसने आलू की भुजिया बनाई और साथ में रोटियां भी बना ली, मगर अभी तक आमिर वापस नहीं आए थे। रात के 8 बज रहे थे। इनाया दोबारा उठ चुकी थी। उमैरा उसे गोद में लिए आंगन में इधर उधर टहल रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी और आज वह सोच रही थी कि चारपाइयां बाहर ही निकाल दे। उस दिन तो बिल्कुल भी अंदर अच्छा नहीं लगना था। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
आमिर के जाने के बाद उमैरा ने दरवाजा बंद कर दिया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर आमिर अपनी बाइक पर खड़े थे। उनके चेहरे पर अब भी उदासी थी। उमैरा ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया और घर के अंदर दाखिल हो गए। उमैरा का मुंह बन गया। आज तक उन्होंने उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं किया था और आज किसी और के लिए उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे। आमिर जाकर चारपाई पर बैठ गए। आमिर, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आखिर क्यों हम दूसरों के मामलों को अपने सर पर सवार करें? उनकी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी। हमें किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। उमैरा ने कहा तो आमिर सर पकड़कर बैठ गए। उमैरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने सोचा कि तुमने इतना वक्त अकेले घर में गुजारा तो तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, मगर तुम्हारी सुई तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। आमिर यह कहते हुए चारपाई से उठकर अंदर चले गए तो उमैरा की आंखों में नमी आ गई। उसने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों की नमी साफ की और मोबाइल लेकर रसोई में आ गई। उसने अपनी बेटी को आंगन में ही सुला दिया था और पंखा भी चला दिया। उमैरा रसोई में आकर अपनी दोस्त आयशा को कॉल करने लगी, मगर वह उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। उमैरा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह आयशा से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह कोई गलत बात है। उसने रसोई वगैरह समेटा और फिर कमरे में आ गई। आमिर, मैं तो चाहती हूं कि आज हम बाहर ही सो जाएं। देखिए ना, कितनी गर्मी हो रही है अंदर, उमैरा ने कहा तो आमिर उसे बड़े गौर से देखने लगे। खैर तो है, आज कैसे बाहर सोने को कह रही हो? पहले तो तुम्हें बाहर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और एयर कंडीशनर भी तो चल रहा है, तो फिर क्यों बाहर सोने का कह रही हो? आमिर बोले तो उमैरा भी हैरान रह गई। आज तक उन्होंने उसकी किसी बात को यूं टोका नहीं था और आज वह उसकी बात को टोक रहे थे। उन दोनों मियां बीवी में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अब किसी और वजह से उनकी मोहब्बत कुर्बानी की भेंट चढ़ने लगी थी। आमिर, मुझे तो लगता है कि आज एयर कंडीशनर के बावजूद भी गर्मी होगी, इसीलिए मैंने चारपाइयां बाहर निकाल कर रख दी हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम अंदर सो जाते हैं, उमैरा ने कहा तो वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। उमैरा, मैं हर वक्त ही तुमसे यही फरमाबरदारी चाहता हूं, मगर मेरे दोस्त के मामले में न जाने तुम्हें क्या हो गया है। वह बेचारा कितनी बड़ी मुश्किल में है। उसकी बीवी अब भी उसके घर पर है। वह अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। उसकी बीवी भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती और वह भी अपनी बीवी को यूं नहीं छोड़ना चाहता। उसने गुस्से में ही तलाक दे दी थी। वही बड़ी मुश्किल में है, तो क्या मैं उसकी मदद भी ना करूं? आमिर सवालिया नजरों से उमैरा को देखते हुए बोले तो वह उनके पास बिस्तर पर ही बैठ गई। आमिर, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले इस मामले के बारे में छानबीन कर ली जाए। हम ऐसे ही तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते ना। उमैरा ने उनके हाथ को सहलाते हुए कहा तो वह उसे घूरी से नवाजने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें कौन सा जुर्म हो जाएगा? मैं उस औरत से निकाह ही करूंगा। वह मेरे दोस्त की बीवी है, मेरे लिए इज्जत के काबिल है। मैं 2-3 दिन के अंदर उसे छोड़ दूंगा और मेरे दोस्त का मसला भी हल हो जाएगा और वह दोबारा उससे निकाह कर लेगा, हलाला हो जाएगा और मेरे दोस्त का मसला भी हल हो जाएगा। तो इससे तुम्हें क्या मसला है? आमिर बोले तो उमैरा चुप होकर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उन्हें क्या जवाब दे। आमिर, बस मुझे नहीं पता, आप मुझे 1-2 दिन का वक्त दें, मैं आपको फिर बताऊंगी कि आगे क्या करना है, उमैरा ने कहा तो वह खामोश हो गए। लेकिन वह जानती थी कि वह उसकी बात मान चुके हैं। वह उसकी मर्जी के अलावा कोई भी कदम नहीं उठाते थे। उमैरा ने दोबारा अपनी बच्ची इनाया को आंगन से उठाया और अंदर कमरे में पहुंच गई। वह जानती थी कि आमिर का बाहर सोने का मूड नहीं है। उसने एयर कंडीशनर फुल ऑन किया और बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद तो नहीं आ रही थी। उसने देखा कि आमिर और इनाया दोनों ही सो चुके थे। उसका दिमाग फट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अजीब सा होने वाला है और ऊपर से आयशा भी उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। उसने सोचा कि सुबह उठकर सबसे पहले आयशा को ही कॉल करेगी
और उससे मशवरा लेगी। सुबह उमैरा की आंख खुली तो वह भी इनाया के रोने से खुली। इनाया भूख की वजह से रो रही थी। वह छोटी सी थी और उसे बार बार ही भूख लग जाती थी। उमैरा उसे उठाकर रसोई में आई और उसका फीडर तैयार करने लगी। वह बार बार दूध पीना चाहती थी, जिसकी वजह से उमैरा थक जाती। वह तो घुनचक्कर बनकर रह गई। सारा दिन वह घर के काम करती, ऊपर से बच्ची को भी संभालती, और अब तो एक और मसला आ गया था जिसे वह संभाल ही नहीं पा रही थी। आमिर सुबह नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर चले गए। वह अपने दोस्त की वजह से इतने परेशान थे कि उन्होंने कहा कि दोस्त के घर से होते हुए दफ्तर जाएंगे। उमैरा उन्हें रोक नहीं पाई थी। उसने घर के काम वगैरह खत्म किए और बेटी को लेकर घर पर ताला लगाकर आयशा के घर पहुंच गई। आयशा का घर भी उमैरा के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वह जल्दी ही उसके घर पहुंची तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। आयशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उमैरा समझ गई कि शायद इसी वजह से उसने उसकी कॉल नहीं उठाई। आयशा, खैर तो है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? उमैरा ने कहा तो आयशा बड़ी मुश्किल से बोली, क्या बताऊं, कुछ दिनों से इतना बुखार है कि उठ ही नहीं पाई। आज ही जरा सा उठी हूं। वह बोली तो उमैरा को उस पर बड़ा तरस आया। आयशा के बच्चे भी नहीं थे और उमैरा से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वह अपने घर में अकेली ठीक रहती थी। उसका पति भी दूसरे शहर नौकरी करता था और वह बेचारी एक नौकरानी के साथ ही घर में रहती थी। उमैरा जो हर वक्त नाशुक्री करती रहती थी कि उसका पति उसे समय नहीं देता, अब उसे एहसास होने लगा कि वह कितनी औरतों से ज्यादा खुशनसीब है। उमैरा ने आयशा से उसकी तबीयत वगैरह पूछी और फिर अपने मुद्दे पर आ गई। आयशा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं एक मसला तुम्हारे पास लेकर आई हूं। क्या तुम मेरी रहनुमाई कर सकती हो? उमैरा ने बड़े मोहज्जब तरीके से कहा तो आयशा मुस्कुराने लगी। उमैरा, तुम बोलो, क्या पूछना चाहती हो? वह बड़े प्यार से बोली तो उमैरा भी शुरू हो गई। उसने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे आमिर के दोस्त और उनकी पत्नी शुगुफ्ता का मसला हुआ और उनकी तलाक हो गई और अब वह हलाला कराना चाहते हैं। जैसे ही उमैरा ने हलाला का जिक्र किया तो आयशा तौबा अस्तगफार करने लगी। उमैरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह हलाला बिल्कुल भी ठीक नहीं और इस्लाम ने इससे मना किया है। इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यह लोगों का अपना ही बनाया हुआ है। इस्लाम ने तो तलाक के अमल को ही बुरा करार दिया, तो तुम क्या समझती हो कि इस्लाम ने हलाला के अमल को सही करार दिया होगा? हलाला में पहले एक औरत को तलाक होती है, इसके बाद उसका दूसरा निकाह कराया जाता है और फिर उसे जानबूझकर ही तलाक दी जाती है और फिर से वह अपने पहले वाले शौहर से निकाह करती है, यानी कि तीसरा निकाह। तुम क्या समझती हो कि इस्लाम में यह सब जायज है? इस्लाम में एक तलाक को ही गलत करार दिया गया, तो इस चीज को कैसे इजाजत दे सकता है? इस्लाम की एक औरत के साथ निकाह करो फिर जानबूझकर तलाक दो, यह बिल्कुल ही गलत अमल है और यह हराम है। आमिर भाई को समझाओ, उन्हें यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले उनके दोस्त को सोचना चाहिए था और इसके बाद ही अपनी बेगम को तलाक देनी चाहिए थी। आयशा तो एक तकरीर करने लगी। उसकी बात सुनकर उमैरा को भी एहसास हुआ कि ऐसे ही उसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था। मगर आयशा, मेरे शौहर ने तो जिद पकड़ रखी है कि वह हलाला कर लेंगे और अपने दोस्त की मदद करेंगे, क्या उनका यह रिश्ता हराम होगा? उमैरा बोली तो आयशा खामोश होकर बैठ गई। उमैरा, मैं तुम्हें यह तो नहीं कह सकती कि निकाह का रिश्ता हराम होगा, लेकिन यह इस्लाम में बिल्कुल भी जायज नहीं। हलाला का नाम लोगों ने खुद ही दे दिया है, इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या कहूं? आयशा बोली तो उसकी बात उमैरा को अच्छे तरीके से समझ आ गई। उमैरा मजीद थोड़ी देर आयशा के घर में बैठी और फिर इनाया को लेते हुए घर पहुंच गई। दोपहर का वक्त था। वह आयशा के घर से खाना खाकर आई थी और आमिर वैसे भी दोपहर में घर खाना खाने के लिए नहीं आते थे। उमैरा को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब उसे लग रहा था कि आमिर और उसमें खूब लड़ाई होने वाली है। वह जानती थी कि वह अपने दोस्त को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे और हलाला कर गुजरेंगे। अब उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि वह उन्हें कैसे समझाए।
उसने आयशा से यह भी कहा कि अगर आमिर को समझ ना आए तो वह ही उसे समझाएगी, मगर वह कह रही थी कि वह किसी गैर महरम से बात नहीं करती। वह मदरसे में एक आलिमा की हैसियत से बच्चों को पढ़ाती थी और अपने शौहर के अलावा सबको गैर महरम समझती थी। वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजारती थी। कभी कभी उमैरा को उस पर रश्क आता कि वह दीन से कितनी जुड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी उसे उस पर तरस भी आता। वह औलाद के लिए तड़प रही थी और उसका शौहर भी उसके पास नहीं रहता था। गर्ज की बस हर कोई अपने अपने मसलों में लगा हुआ था। बज़ाहिर उमैरा की जिंदगी सबके लिए एक आइडियल थी। उसका पति अच्छी नौकरी करता, उसकी बेटी भी थी, घर भी अपना था। आमिर उससे प्यार भी करते, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कोई उससे पूछे कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी, जिसे वह हल करने के तरीके ढूंढ रही थी। शाम को जब आमिर आए तो वह खामोश खामोश से लग रहे थे। उमैरा ने आंगन में ही उनके लिए खाना लगाया तो वह वहीं पर बैठकर खाना खाने लगे। आमिर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, उमैरा ने कहा तो वह सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। जरूर, तुमने मेरे दोस्त के खिलाफ ही कोई बात करनी होगी। अगर करनी है तो प्लीज, मैं पहले ही थका हुआ हूं और अब मजीद उसके बारे में और बातें नहीं सुन सकता। आमिर ने सर पकड़ते हुए कहा तो उमैरा खामोश होकर बैठ गई। वह बताना चाहती थी जो आयशा ने उससे कहा था, लेकिन उन्होंने तो उसे बोलने से पहले ही चुप करा दिया था। आमिर, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। आज मैं आयशा के पास गई थी और मैंने उससे मशवरा मांगा था। उमैरा का यह कहना था कि आमिर हत्थे से ही उखड़ गए। बस अब उस मौलानी ने कोई फतवा लगा दिया होगा। क्या कहा है उसने? आमिर ने गुस्से से उमैरा से पूछा तो उसे चुप लग गई। वह बताना चाहती थी कि आयशा ने मना किया है, लेकिन वह बता नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि आमिर पहले ही आयशा के खिलाफ है। आयशा अक्सर उमैरा को तरह तरह के टिप्स देती रहती थी और वह इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती थी, लेकिन आमिर को वह सब अच्छा नहीं लगता था। वह उमैरा की बात मान तो लेते, लेकिन आयशा को कभी कभार बुरा भला कह देते थे, जो उमैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह हर वक्त ही आयशा से मशवरे मांगती और वह उसके पूछने पर उसे बताती। गर्ज की वह वैवाहिक जीवन में हर मसला उसे साझा करती और वह उसे उसका हल भी बता देती। वह एक आलिमा थी और उमैरा को उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आमिर, आप प्लीज मेरी बात आराम से सुने। मैं आपको सब कुछ बताती हूं। इसके बाद जैसी आपकी मर्जी, हम वैसे कर लेंगे। आमिर जो चारपाई से उठने लगे थे, उमैरा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहीं पर बिठा दिया तो वह भी खामोश होकर बैठ गए। आमिर, आयशा ने कहा है कि हलाला का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हलाला हराम है। अल्लाह ताला ने तलाक के अमल को ही गलत करार दिया, तो फिर हलाला की कैसे इजाजत है? इसमें तो दो दो तलाकें होती हैं। उमैरा ने कहा तो आमिर गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगे। मुझे यही उम्मीद थी तुम्हारी दोस्त से। वह हर वक्त ही बेतुकी बातें करती रहती है। सारी दुनिया हलाला करती है। आज तक मैंने नहीं सुना। इसमें क्या मसला है? मैं भी तो अपने दोस्त की बीवी से निकाह करूंगा जैसे तुमसे किया, तो फिर इसमें क्या खराबी है? आमिर बोले तो उमैरा की आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वह कह रहे थे कि जैसे तुमसे निकाह किया वैसे ही उस औरत से करूंगा। उमैरा को ऐसा लगा कि बस उसकी सौतन आने ही वाली है। वह उसी वक्त नम आंखों के साथ कमरे में आ गई तो थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे आमिर इनाया को भी उठाकर कमरे में पहुंच गए। उन्होंने इनाया को बिस्तर पर लेटाया और उमैरा का हाथ पकड़कर बैठ गए। उमैरा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अली बहुत परेशान है। वह डिप्रेशन में आ गया है। उसका काम भी नहीं चल रहा। उसकी बीवी बीमार है। वह घर के एक कमरे में रहती है, वह दूसरे कमरे में रहता है। उनके खाने पीने, आराम, काम वगैरह हर चीज का मसला बन गया है। उस बेचारे ने गुस्से में यह सब किया और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो इसमें गलत ही क्या है? आमिर कह रहे थे और उमैरा सुन रही थी, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह उसे इस बात को मानने को कह रहे थे और उमैरा बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी। आमिर,
आप ठीक कह रहे हैं, उनका मसला है, लेकिन उनका मसला इस तरह से हल नहीं हो सकता। अब उनकी बीवी को चाहिए कि वह अपने मायके चली जाए। आयशा ने कहा है कि बेशक ही वह दूसरा निकाह कर ले, उसकी तलाक हो चुकी है, वह दूसरा निकाह कर सकती है, और अगर उसके शौहर ने अपनी मर्जी से ही उसे तलाक दे दी, इसमें हलाला का कोई जिक्र ना हो, तो फिर वह अपने साबका शौहर से शादी कर सकती है। पहले से प्लान की हुई चीज ठीक नहीं है। उमैरा उन्हें समझा रही थी और वह अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे। उमैरा वही बता रही थी जो आयशा ने उससे कहा। आयशा ने उमैरा से यही कहा था कि अगर वह औरत दूसरा निकाह कर ले, तो अगर उसका शौहर अपनी मर्जी से बाद में उसे किसी वजह से तलाक दे दे, तो वह अपने साबका शौहर से निकाह कर सकती है, लेकिन इस सारे मामले में उसके दूसरे शौहर को कोई इल्म ना हो और न ही उसने निकाह हलाला के लिए किया हो, तो यह सब जायज है, लेकिन इस तरह से करके कुछ भी जायज नहीं। आमिर और उमैरा के बीच खामोशी छा गई। वे कुछ देर तो यूं ही खामोश बैठे रहे। इनाया के रोने की आवाज से उनके बीच की खामोशी का सिलसिला टूटा और उमैरा उसे उठाकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। आमिर अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक से उनके मोबाइल पर रिंग होने लगी। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई और मोबाइल कान से लगाया, तो उनके चेहरे पर उदासी आ गई। हां यार, मैंने अपनी बीवी से बात की है, लेकिन वह तो अजीब अजीब से मसले बना रही है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। उमैरा, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी और बरामदे में इधर से उधर टहल रही थी, अपने शौहर की बातें बड़े अच्छे से सुन रही थी। आमिर की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह उसकी मर्जी के खिलाफ यह काम नहीं करना चाहते, लेकिन अब उमैरा को भी लग रहा था कि उसे भी उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। वह भी अपने दोस्त जितने ही परेशान रहने लगे थे, उनकी वजह से उमैरा की जिंदगी भी प्रभावित होने लगी थी। उमैरा ने सोचा कि वह इस मामले की मजीद तह में जाएगी। वह जान तो गई थी और आयशा ने उसे समझा भी दिया था कि यह सब ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वह इस बारे में मजीद सोचना चाहती थी। वह अपने कमरे में गई तो आमिर बहुत उदास बैठे थे। उमैरा ने उनसे कोई बात न की और न ही उन्होंने उमैरा से कोई बात की। उन्होंने अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और सो गए, तो मजबूरी में उमैरा को भी सोना ही पड़ा। अब अली के तलाक को 2-3 दिन गुजर चुके थे और अब भी शुगुफ्ता उनके घर में रहती थी, लेकिन वे अलग अलग कमरों में रहते थे। वे बिल्कुल भी वैवाहिक जीवन नहीं गुजार रहे थे और अपना मसला खत्म करना चाहते थे। कभी कभी तो उमैरा को उन पर तरस आता कि गुस्से में उनसे कितना बड़ा गलत फैसला हो गया। अली अच्छे इंसान थे, उमैरा उन्हें जानती थी। आमिर अक्सर ही उनका जिक्र करते रहते, लेकिन उनमें बस यह कमी थी कि वह गुस्से के जरा तेज थे, और जब शुगुफ्ता उन्हें बताए बगैर कुछ रोज मायके रहने के लिए चली गई, तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और जब वह वापस आई तो उन दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई और उस दौरान उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। लेकिन अब वह बहुत पछता रहे थे। उन दोनों की पसंद की शादी थी। वह अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा था। वह तो समझ रहे थे कि हलाला करवाकर अपना मसला हल कर लेंगे, लेकिन यह हलाला भी तो ठीक नहीं था। न जाने किन लोगों ने हलाला को ईजाद कर दिया था। उमैरा और आयशा की जानकारी में तो हलाला का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उमैरा सारी रात यही सोचती रही कि उसे क्या करना है। वह नहीं जानती थी कि सुबह वह इस फैसले को अंजाम तक पहुंचा देगी। सुबह 8 से 9 बजे ही उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। आज इतवार का दिन था और आमिर दफ्तर नहीं गए थे। उमैरा को मालूम नहीं था कि दरवाजे पर कौन आया है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आमिर जानते हों। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह जूता पहनते हुए गेट की तरफ जाने लगे। उनके चेहरे पर उमैरा को अजीब सा इत्मीनान नजर आया कि जैसे शायद उनका ही कोई मेहमान हो जिसका वह इंतजार कर रहे थे। रसोई में उमैरा खड़ी चाय बना रही थी। रसोई की खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही आमिर ने दरवाजा खोला तो बाहर अली और उनकी पत्नी शुगुफ्ता को देखकर उमैरा हैरान रह गई। शुगुफ्ता बिल्कुल बुर्के में ढकी हुई थी
और उमैरा को इतनी दूर से ही उनकी आंखों में उदासी नजर आ रही थी। वह दोनों घर के अंदर आ गए। अली उन्हें हॉल में ले गए और उमैरा रसोई में उन्हीं के लिए चाय बनाने लगी। पहले तो वह सिर्फ अपने लिए और आमिर के लिए चाय बना रही थी, लेकिन अब उसने 4 कप चाय बनाई और कुछ सामान ट्रे में सजाकर हॉल में पहुंच गई। उमैरा उस औरत से मिली जिससे वह पहले भी कई बार मिल चुकी थी। वह अखलाकों की अच्छी थी और उन दोनों की शादी में भी उमैरा और आमिर गए थे। उनकी शादी को तकरीबन 4 माह हो चुके थे। उमैरा ने चाय उनके सामने रखी, मगर फिर भी वह दोनों चाय नहीं पी रहे थे। आमिर ने एक कप उठाकर अली भाई के हाथ में थमाया तो वह जबरदस्ती कप थाम कर बैठ गए। उमैरा ने सोचा कि वह भी उस बेचारी औरत के हाथ में कप थमा दे। उसने मेज से कप उठाया और उसके हाथ में थमाया तो उसकी आंख से एक आंसू गिरकर उसके गाल पर आ गया और उसका नकाब भी गीला होने लगा जो उसने अपने चेहरे पर पहन रखा था। शायद वह अपने शौहर के करीब नहीं जाना चाहती थी। वह एक गाड़ी में आए थे, लेकिन वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर और खींचे खींचे से लग रहे थे। उमैरा भाभी, प्लीज, मैं आपकी मिन्नत करने के लिए शुगुफ्ता को अपने साथ लाया हूं। हम दोनों ही आपकी मिन्नत करने के लिए आए हैं। अब हमारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अली भाई बोले तो उमैरा शर्मिंदा सी हो गई। वह नजरें झुकाए बैठी थी। वह कैसे उनसे कह सकती थी कि वह ही आमिर को मना कर रही है, लेकिन उसे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आमिर ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था कि वह ही उन्हें बार बार रोक रही है। उमैरा बाजी, प्लीज, मैं आपकी मिन्नत करती हूं, आप हमारी मदद कर दें। इस तरह हमारा घर फिर से आबाद हो जाएगा। शुगुफ्ता नम निगाहों के साथ उमैरा की मिन्नतें करने लगी और जब उसने उमैरा के सामने हाथ जोड़े तो उमैरा के भी आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि जब गलती हो जाए तो इंसान को कितना नीचे गिरना पड़ता है। वह शक्ल से बहुत खूबसूरत, मॉडर्न सी लग रही थी और उम्र भी उसकी उमैरा से कम ही थी, लेकिन वह अब उमैरा के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई थी। उमैरा ने जल्दी से उसके हाथ नीचे किए और उसे गले से लगाया। अब उसके पास कोई भी जवाब बाकी नहीं रहा था, लेकिन अभी तक उसने आमिर को इजाजत भी नहीं दी थी। आमिर सवालिया नजरों से उमैरा की तरफ देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि अब उसका क्या फैसला है, मगर उमैरा को तो चुप लग गई थी। वह तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था और दिल कुछ और कह रहा था। वह दोनों मियां बीवी जो एक रिश्ते में नहीं रहे थे, उमैरा को उन पर तरस आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और वह दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। वह बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे और अब उसका हर्जाना करना चाहते थे। आमिर ने उमैरा को बताया कि जितनी गलती अली की थी उतनी ही शुगुफ्ता की भी थी। वह भी कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल गई, इस वजह से ही अली ने ऐसा किया, यानी कि गलती दोनों तरफ से हुई थी और अब दोनों ही उसे खत्म करने के लिए आए बैठे थे। भाभी, प्लीज बताएं ना कि आप आमिर भाई को इजाजत दे देंगी। प्लीज, आपकी एक इजाजत से हमारा घर फिर से जुड़ जाएगा। अली भाई फिर से उमैरा की मिन्नतें करने लगे तो वह सर पकड़कर बैठ गई। उसका दिमाग घूम रहा था। आमिर उसे इशारे कर रहे थे कि सर से हाथ हटाओ, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उमैरा क्या करती? यह तो अनैच्छिक क्रिया थी। वह बिल्कुल भी अपने सर से हाथ नहीं हटा पा रही थी। फिर जब उसने खुद पर काबू पाया और जल्दी से अपने सर से हाथ हटाया तो उसकी आंख से निकलने वाले आंसू आमिर ने भी देख लिए। भाभी, प्लीज, आपको खुदा का वास्ता, आप मेरी मुश्किल आसान कर दें। मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। अली भाई बार बार ही उमैरा की मिन्नतें करने लगे और उसे अजीब सी उलझन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या जवाब दे। एक तरफ तो उसे उनके आंसू और मिन्नतें नहीं देखी जा रही थीं और दूसरी तरफ उसके जहन में आयशा की बातें घूमने लगी थीं। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जब उस औरत ने उमैरा के पांव पकड़े तो वह कांप कर रह गई। उसने जल्दी से उसे सोफे पर बिठाया और अपना फैसला सुना दिया। चलें, अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है, इसी में ही कोई बेहतरी होगी।
उमैरा का यह कहना था कि वह औरत फूट फूट कर हाथों के प्याले में चेहरा छुपाकर रोने लगी। अली भाई की आंखों में भी आंसू थे और आमिर शुक्रगुजारी से उमैरा की तरफ देख रहे थे। उन चारों में यह तय हुआ कि अगले दिन ही आमिर और शुगुफ्ता का निकाह होगा। जैसे ही यह बात हुई तो उमैरा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वह लोग घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। उमैरा बरामदे से ही दोबारा अंदर भाग गई। उसने उन्हें दरवाजे तक भी न छोड़ा। आमिर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए और जब वह कमरे में आए तो उमैरा रो रही थी। उन्हें देखकर उसने जल्दी जल्दी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखने लगी। उमैरा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? मैं कौन सा हमेशा हमेशा के लिए उससे शादी कर रहा हूं? बस 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन वह मेरे निकाह में रहेगी, उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। आमिर बोल रहे थे और उमैरा उनकी बातें सुन और समझ भी रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा था कि एक और औरत आमिर की पत्नी बनने वाली थी, जो उमैरा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। थोड़ी देर पहले वह खुद ही अपनी सहमति देकर आई थी और अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। उमैरा, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सारे खदशात कुछ रोज में ही दूर हो जाएंगे। बस तुम यह सोचो कि हमारी एक नेकी से किसी का मसला हल हो जाएगा। आमिर उसका हाथ सहलाते हुए बोले तो उमैरा ने उनके कंधे पर सर रख दिया। उसके रोने में जरा कमी आ गई थी। आमिर के प्यार से ही उसे सहारा था और वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, और उन्हीं की वजह से ही तो उमैरा ने हां की थी। अब उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझा लिया कि इसी में कोई बेहतरी होगी। आखिर वह किसी की मदद कर रहे हैं तो उन्हें अज्र तो मिलेगा। उमैरा उस वक्त नहीं जानती थी कि वह कितना बड़ा गलत कदम उठाने वाली है। वह रात उमैरा ने अंगारों पर लौटते हुए गुजारी। सारी रात ही उसे नींद न आई। उसकी बेटी और शौहर गहरी नींद में सो रहे थे और वह सारी रात जागती रही। सुबह के करीब उमैरा की आंख खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों से फिर से आंसू जारी हो गए। उस दिन आमिर का निकाह था और वह अपने घर में मौजूद थी। उमैरा ने सुबह उठते ही आमिर से कहा कि वह उसे उसके मायके छोड़ आए। वह उससे नाराज होने लगे और कहने लगे, क्या तुम मेरे निकाह में शामिल नहीं होगी? तुम्हारी इजाजत के साथ ही मैं यह निकाह कर रहा हूं और तुम मायके में जाकर क्या कहोगी कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूं? आमिर ने कहा तो उमैरा को चुप लग गई। वह ठीक कह रहे थे। उमैरा इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। इसमें उसी की भलाई थी। उसने दिल पर पत्थर रखा और आमिर से कह दिया कि वह उस दिन उनके साथ अपनी सौतन को लेने के लिए जाएगी। उस दिन जुमे का दिन था। जुमे के बाद ही निकाह होना था। आमिर उस दिन भी काम पर न गए और उन्होंने अगले 3-4 दिन के लिए भी छुट्टी ले ली। यह उमैरा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब एक और औरत आएगी जो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। वह नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। आमिर जानते थे। सुबह उठकर उन दोनों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर उमैरा घर के कामों में लग गई। घर के काम निपटाकर जब वह कमरे में गई तो आमिर खुद अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। उमैरा को उन पर बड़ा प्यार आया, लेकिन जब उसने देखा कि वह अपने निकाह के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो उसके दिल में अजीब सी कसक उठने लगी। वह रोने वाली हो गई थी। उमैरा ने फैसला भी खुद ही किया था और अब खुद ही उसे निभा नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखों में आई हुई नमी हथेली से रगड़ी और आमिर के पास पहुंच गई। उसने उनसे कहा कि वह कुछ आराम कर ले, वह खुद ही यह काम कर लेगी। तो उन्होंने उमैरा से कहा कि वह काम कर करके थक चुकी है, वह तो सारा दिन ही लेटा रहा है। अब मुझे इस्त्री करने दो, बल्कि अपने भी कपड़े दे दो और इनाया के भी, मैं प्रेस कर देता हूं। आमिर बोले तो उमैरा को उन पर बड़ा प्यार आया। वह अलमारी की तरफ गई और अपना एक जोड़ा निकालकर उन्हें दे दिया। इनाया के तो छोटे से कपड़े थे और उन्हें प्रेस करने की जरूरत ही नहीं थी। उमैरा का दिल खून के आंसू रो रहा था। उस दिन वह आमिर के साथ खाजाइज उन्हीं के निकाह पर जा रही थी जो उसके लिए मर जाने के समान था। भले ही उसने उन्हें खुद इजाजत दी,
लेकिन यह एक औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था जिससे अब वह गुजरने वाली थी। 12 बज रहे थे और उन्हें 3 बजे अली भाई के घर जाना था। वहीं पर ही निकाह का सारा इंतजाम किया गया था। वह 2 बजे ही घर से निकल गए। आमिर ने कहा कि वह वहीं पर जाकर उनके मोहल्ले की मस्जिद में जुमा अदा कर लेंगे। आमिर ने टैक्सी बुक की थी और वे तीनों एक साथ ही गए। इनाया उमैरा की गोद में थी और उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। आमिर बार बार ही उसे समझा रहे थे कि जरा अक्ल से काम लो, यह तुम क्या कर रही हो, क्यों बच्चों जैसे रो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन की तो बात है, फिर अली भाई का भी घर आबाद हो जाएगा। आमिर उमैरा को दरवाजे पर छोड़कर ही बाहर चले गए। जब वह अंदर दाखिल हो रही थी तो अली भाई भी बाहर निकल रहे थे। वह भी शायद नमाज जुमा अदा करने के लिए जा रहे थे। उमैरा घर के अंदर गई तो फौरन से शुगुफ्ता के कमरे में पहुंच गई। शुगुफ्ता अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी थी। उमैरा ने उसका हाथ थामा और उसे समझाने लगी कि बस जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, आपकी जिंदगी फिर से ठीक हो जाएगी। उमैरा ने यह कहा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और उमैरा को गले से लगा लिया। उमैरा के दिल में अजीब सा दर्द उठा था। उसका दिमाग कई हिस्सों में बंट चुका था। कभी कभी वह सोचती कि वह उनकी मदद करके कोई नेकी कर रही है और कभी उसे ऐसा लगता कि वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। न जाने आमिर इस निकाह के बाद क्या प्रतिक्रिया देने वाले थे। उमैरा कुछ भी नहीं जानती थी और वैसे भी मर्दों को बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन उमैरा नहीं जानती थी कि आमिर बहुत वफादार हैं और वह ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन उस वक्त तो उमैरा को ऐसा पता नहीं था। वह न जाने क्या क्या सोचने लगी। उमैरा बाजी, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान की है। अगर आप राजी ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर चुकी होती। वह रोते हुए बोली तो उमैरा को लगा कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी नेकी कर दी है। आधे घंटे बाद वे दोनों हॉल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अली भाई और आमिर भी आ गए। अपने साथ निकाह खवां को भी लाए थे और 2 मर्द थे जो गवाह बनने के लिए आए थे। शुगुफ्ता ज्यादा तैयार तो नहीं हुई थी, बस एक गुलाबी रंग का सूट ही पहना था। उमैरा ने उसके दुपट्टे को उसके सर पर डाल दिया तो एक घूंघट सा बन गया। उमैरा उसके करीब बैठी थी। वह उमैरा की सौतन बनने वाली थी और उमैरा दिल पर पत्थर रखकर निकाह में बैठी थी। जब आमिर ने निकाह की हामी भरी तो उमैरा की आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर फिसला। उमैरा का दिल खून के आंसू रोने लगा। अली भाई इत्मीनान से थे। उनका तो मसला हल हो रहा था और आमिर भी इत्मीनान से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह अपने दोस्त का इतना बड़ा मसला हल कर रहे थे। शुगुफ्ता भी चुपचाप ही थी। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। एक उमैरा ही थी जिसकी दुनिया उजड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। थोड़ी देर वे वहीं पर रहे और फिर टैक्सी में शुगुफ्ता को लेकर अपने घर आ गए। आमिर ने कहा कि उमैरा इनाया के साथ 2-3 दिन के लिए दूसरे कमरे में रह ले और वह शुगुफ्ता के साथ इस बेडरूम में रहेंगे। वह ठीक बात ही कह रहे थे। दूसरे कमरे में डबल बेड नहीं था, लेकिन उमैरा को उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। वह गुस्से में आ गई और फौरन ही इनाया को वहां से लेकर चली गई। वह नहीं जानती थी कि आमिर उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि थोड़ी देर बाद ही उसके पास आ जाएंगे। उमैरा ने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। 10 से 15 मिनट ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी तो उसे हैरत हुई। वह तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर उसके पास आ गए। जैसे ही उमैरा ने दरवाजा खोला तो बाहर आमिर खड़े थे। दरवाजा खुलते ही वह अंदर आ गए। उमैरा, तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? मैंने तुम्हारी इजाजत से ही तो निकाह किया है। 2-3 दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो ना। वह भी क्या सोचेगी कि मेरी बीवी कैसी है। आमिर ने कहा तो उमैरा उनके गले से लग गई। वह उसे समझा रहे थे और वह बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी। वह ठीक ही कह रहे थे। उमैरा ही ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी और शायद हर औरत की ही खसलत में यह शामिल होता है कि उससे सौतन बर्दाश्त नहीं होती, भले ही 2 दिन की क्यों ना हो।
उमैरा ने आमिर से कहा कि वह दिल पर पत्थर रखकर यह 3 दिन गुजार लेगी, मगर 3 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें तलाक देनी होगी। तो आमिर मुस्कुराने लगे। मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 3 दिन के बाद भी उसको अपनी बीवी बनाकर रखूंगा? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहले ही सोच रखा है कि मैं चौथे दिन ही उसे तलाक दे दूंगा और वह यहां से चली जाएगी और हमारी जिंदगी फिर से पहली जैसी हो जाएगी। आमिर उमैरा को समझाने के बाद कमरे से बाहर निकल गए और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह उसे समझाकर गए थे और उमैरा को उनकी बात समझ भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। वह बार बार ही हथेली से आंसू साफ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ अजीब सा होने लगा है। वह नहीं जानती थी कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। वह सारी रात उमैरा ने रोते हुए गुजारी। सुबह उसकी आंख खुली और वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो आमिर के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था, यानी कि वह अभी तक नहीं उठे थे। उमैरा दोबारा से अपने कमरे में आई और अपनी बेटी को गोद में उठाकर बैठ गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसे उनके लिए नाश्ता बनाना चाहिए तो वह रसोई में आ गई और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। अभी वह नाश्ता तैयार ही कर रही थी कि आमिर भी आ गए और नाश्ता उठाते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। उमैरा का दिल फट रहा था। वह यह सब नहीं चाहती थी जो हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और एक एक दिन उमैरा पर भारी गुजर रहा था। उस दिन आमिर की शादी को चौथा दिन था और उस दिन ही उन्होंने शगुफ्ता को तलाक दे दी। अली भाई ही उसे लेकर गए और वह उमैरा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करके गए। उमैरा उस दिन बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कोई नेकी भी कर दी और अब सौतन से भी उसकी जान छूट गई। आमिर भी खुश दिखाई दे रहे थे और बार बार ही उमैरा का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसकी वजह से ही वह अपने दोस्त की मदद कर सके हैं। गर्जस की सब कुछ खत्म हो गया और अब उनकी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन अगले रोज जब उनकी जिंदगी की दिनचर्या फिर से शुरू हुई तो उमैरा को आमिर से उस औरत की खुशबू आने लगी। अब उनका रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और उमैरा को ऐसा लग रहा था कि आमिर बदले बदले से लग रहे हैं। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और उमैरा को उनसे हर वक्त ही शगुफ्ता की खुशबू आती। उमैरा को ऐसा लगता कि वह अब भी उनके करीब है, हालांकि वह जा चुकी थी। उसे तलाक हो गई थी, लेकिन अब उनके बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। उमैरा आमिर से खींची खींची रहने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था और अब उनकी तलाक को पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद आमिर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उमैरा उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आमिर को एड्स हो गया था। उमैरा का दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से उसे शगुफ्ता का ख्याल आया और जैसे ही उसने अली भाई का चेहरा अपने जहन में सोचा तो उसका दिमाग फटने लगा। वह भी बहुत कमजोर कमजोर और बीमार से लगते थे। हर वक्त ही वह यही कहते कि उन्हें अक्सर बुखार रहता है और उन्होंने आज तक किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया था। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें एड्स है और उमैरा की समझ में भी यह नहीं आ रहा था कि न जाने एड्स आया कहां से। क्या अली भाई ने शगुफ्ता में एड्स इंजेक्ट किया था या शगुफ्ता ने अली भाई में? यह उमैरा नहीं जानती थी, लेकिन यह वह जानती थी कि शगुफ्ता की वजह से ही आमिर को एड्स लगा और इसी वजह से ही वह अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अब उमैरा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई। अगर वह आमिर को इजाजत ना देती तो आज उनकी जिंदगी इस दोराहे पर खड़ी ना होती। उमैरा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इनाया उमैरा की गोद में थी। उसका मायका भी दूसरे शहर में था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एक तसल्ली दी कि उनके एड्स का बहुत जल्दी पता चल गया तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा। उमैरा को खर्चे की फिक्र नहीं थी। उसने सोचा था कि वह अपना सारा जेवर बेच देगी। आमिर के बैंक में भी बहुत ज्यादा रकम इकट्ठी थी जिसे वह इस्तेमाल कर सकती थी। उमैरा और तो किसी की मदद नहीं ले सकती थी और न ही कोई इतनी जल्दी उसकी मदद को आ सकता था। उसके सारे रिश्तेदार दूसरे शहर में थे,
तो उसने अली भाई को ही कॉल कर दी। उन्हें सारी हकीकत बताई तो वह भी हैरान रह गए। शगुफ्ता अपने मायके में थी और अभी तक उनका निकाह नहीं हुआ था। वह भी अस्पताल आ गए। वह बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने भी अपना चेकअप करवाया तो एड्स ही निकला। किसी को भी यह इल्म नहीं था कि एड्स आया कहां से, लेकिन अब वह फैल चुका था और उसका इलाज जरूरी था। डॉक्टरों ने अली भाई के बारे में तो इतनी आशावादी बात न की। वह 4-5 महीने से एड्स से पीड़ित थे और उनका इलाज बहुत मुश्किल था। शगुफ्ता की उमैरा को समझ नहीं आ रही थी। वह तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, गोया उसे एड्स नहीं था। अली थोड़ी देर बाद शगुफ्ता को भी जाकर उसके मायके से ले आए और जब उसका चेकअप हुआ तो उसे भी एड्स था, मगर इतना ज्यादा चरम पर नहीं था। उसे एड्स कम था। डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा था, न जाने क्या हो रहा था। बस 3 बंदे अब एड्स से जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहे थे। 15 से 20 दिन आमिर को अस्पताल में रखा गया। उनका इलाज हुआ और फिर डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां देकर घर भेज दिया और कहा, देखभाल तो चलता रहेगा। अली भाई और शगुफ्ता भी अस्पताल में थे। अली भाई की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उमैरा को तो हैरत होती कि न जाने वह इतने अरसे से जिंदा कैसे थे, और अब तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी। शायद एड्स उन्हीं से ही शगुफ्ता में संक्रमित हुआ और फिर शगुफ्ता से आमिर में। कुछ दिन बाद ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। अली भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और शगुफ्ता फिर से अकेली हो गई। उन्होंने इतना बड़ा प्रोसेस भी किया और फिर भी जिंदगी साथ नहीं गुजार पाई। आमिर ठीक हो रहे थे और वह अपने दोस्त के चले जाने की वजह से बहुत उदास रहते थे। उमैरा उन्हें समझाती कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वह अक्सर ही अपने दोस्त को याद करके आंसू बहाते रहते। अब आमिर और उमैरा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सुकून आ गया था। अब आमिर ठीक होने की तरफ आ रहे थे। न जाने यह क्या मामला था और क्या स्थिति थी। शगुफ्ता भी सेहतमंद होकर अपने मायके चली गई और अब वहीं पर रह रही थी, और अली मनो मिट्टी तले जा सोए थे। आज तक इस राज्य से कोई भी पर्दा न उठा सका कि न जाने अली में एड्स कहां से आया, क्योंकि जब तक एड्स कहीं से संक्रमित न हो तो हो ही नहीं सकता।